निकिता की शादी जबरदस्ती संजय के साथ हो रही थी। उसकी पत्नी निकिता से रिक्वेस्ट कर रही थी कि किसी भी तरह शादी को रोकने के लिए। निकिता मंदिर की घंटी बजाकर भगवान के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ी थी और प्रार्थना कर रही थी कि भगवान किसी भी तरह मुझे रास्ता दिखा दे। मेरी वजह से मैं किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ। अगर ये शादी हो जाएगी तो एक हंसी खुशी परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। फिर कुछ सेकंड बाद पीछे मुड़ी तो उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी। वह कुछ सेकंड तक उस शख्स को देखती रही। फिर न जाने उसके मन में क्या आया, वह उसकी ओर बढ़ गई, उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और एकटक उसे देखने लगी। वह शख्स भी निकिता को देखकर हैरान था। निकिता उसकी आंखों में देखकर पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? निकिता के यह सवाल सुनकर उस शख्स की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वह और कोई नहीं, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ सिंगापुर जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल गया था, लेकिन बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। फिर राहुल ने किसी को कॉल करके दूसरी कार भेजने को कहा। वह अपनी आंखें बंद करके कार की सीट से सिर टिकाए बैठा था। आंखें बंद करते ही सिद्धार्थ के मन में बहुत कुछ चलने लगा। सिंगापुर जाने के बाद उसकी जिंदगी काफी बदलने वाली है। सोचते हुए उसकी आंखों के सामने एक 6 साल का बच्चे का चेहरा घूम गया, जो डरा सहमा सा बैग सीट में दुबक कर बैठा था और दोनों कान को बंद करके रो रहा था। माँ, माँ। बाहर गोलियों की आवाज, किसी की चीखने की आवाज से सिद्धार्थ ने आंखें खोली। एक कुछ सेकंड की यादों ने उसकी दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसकी सांसें भी फूलने लगी थीं। उसका पसीना छूटने लगा। वह खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। घंटी की आवाज सुनकर उसने नजर मंदिर की ओर की। पता नहीं क्यों और सिद्धार्थ को क्या हुआ, वह बाहर से उतरकर बिना कुछ सोचे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही अंदर आया, अचानक निकिता शादी के जोड़े में उसके सामने आकर खड़ी हो गई और ये पूछ रही थी कि उससे शादी करेगा। सिद्धार्थ हैरानी में एकटक निकिता को देख रहा था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तब निकिता ने उसे फिर से पूछा, सिद्धार्थ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मुझसे शादी करोगे? अभी मुझे इस मुसीबत से सिर्फ तू ही बचा सकते हो, प्लीज। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वह अभी चुप निकिता को देख रहा था। जब कुछ सेकंड बाद भी सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, निकिता आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे मंदिर की ओर ले जाने लगी। सिद्धार्थ ने उसके हाथ की ओर देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर्फ उसके पीछे चला जा रहा था, जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज किया हो। जो अरेंजमेंट संजय ने किया था शादी के लिए, निकिता सिद्धार्थ को वहां ले आई। अभी तक वहां पर कोई नहीं था। संजय के कुछ आदमी थे। वह पंडित जी के पास चली गई और बोली, पंडित जी, जल्दी से हम दोनों की शादी करवा दीजिए। निकिता की बात सुनकर पंडित जी हैरानी से उसे देखकर उन्होंने कहा, पहले बैठ जाओ बेटी, इससे पहले आपको पूजा करनी है। तब निकिता बोली, पंडित जी, अभी टाइम नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट रस्में हैं बस जल्दी जल्दी कर दीजिए। निकिता ने खुद वहां पर एक चुनरी उठाई और सिद्धार्थ की बेल्ट से बांधकर उसे उसकी ओर चुनरी से बांधकर सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर संजय के आदमी उनकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन इतने में वहां पर सिद्धार्थ के कुछ बॉडीगार्ड्स आ गए और उन्हें रोक दिया। सिद्धार्थ और निकिता दोनों फेरे लेने लगे। तभी वहां पर उसकी मामी इंदिरा जी आई। निकिता को किसी और से शादी करते हुए देखकर वह गुस्से में बोली, निकिता, तू क्या कर रही है? ये लड़का कौन है? निकिता ने कुछ नहीं कहा। वह सिद्धार्थ के आगे आई और बाकी फेरे लेने लगी। ये देखकर इंदिरा जी का गुस्सा बढ़ने लगा। वह गुस्से में वासु जी से बोली, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अगर इस लड़की ने संजय को छोड़कर किसी और से शादी कर ली तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। कहिए उसे रुकने के लिए। वासु जी ने गंभीर आवाज में कहा, निकिता, शादी रोको। जब निकिता नहीं सुनी, इंदिरा जी गुस्से में बोली, निकिता, शादी रोको, कहते हुए वह उनकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। फेरों के बाद पंडित जी ने सिद्धार्थ को मंगलसूत्र दिया। सिद्धार्थ ने निकिता को देखा और मंगलसूत्र को। निकिता ने उसे पलके झपकाकर पहनाने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने निकिता को मंगलसूत्र पहनाया, फिर उसकी मांग भरी। फिर पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, अब आप दोनों पति पत्नी हैं। इतने में संजय वहां पर आ गया। ये सब देखकर गुस्से में कहा, निकी, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा।
निकिता ने भी गुस्से में कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी शादी सिद्धार्थ के साथ हो चुकी है। अब मैं उसकी पत्नी हूँ। कहकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ये सुनकर संजय गुस्से में उसके कुछ आदमियों को सिद्धार्थ की ओर भेजता है। लेकिन सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स वहां हैं, तो कोई सिद्धार्थ को छू भी नहीं सकता। वह लोग कुछ सेकंड भी उसके बॉडीगार्ड के सामने टिक नहीं पाए। ये देखकर संजय और गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में कहा, निकी तुम भूल रही हो, तुम्हारा घर और तुम्हारी कंपनी सब बर्बाद कर दूंगा। उसने उसका फोन उठाकर, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ कि तुमने चीटिंग की है। ये सुनकर निकिता घबरा गई। उसने सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने भी उसे देखा। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तभी वहां पर राहुल आया और उसने संजय से कहा, पुलिस को कॉल कर रहे हो? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी उन्हें बुला लिया है। पीछे देखो। जैसे संजय ने पीछे देखा, ऑलरेडी पुलिस वहां पर थी। उस इंस्पेक्टर को देखकर संजय ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वह इंस्पेक्टर को जानता था। फिर राहुल ने आगे कहा कि तुम एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर रहे हो। ये तो सबसे बड़ा क्राइम है। और दूसरी लड़की का मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। यह इंस्पेक्टर आगे आया। जैसे संजय के पास आया, संजय ने कहा, तुम पागल हो? मैं तुम्हें हर महीने पैसे खिलाता हूँ और तुम मुझे ही अरेस्ट करने आ रहे हो। तब इंस्पेक्टर ने कहा, ये लोग आपसे भी तगड़े लोग हैं। मुझे यहाँ पर डीसीपी सर ने जाने को कहा है। संजय ने हैरानी से सिद्धार्थ को देखा। उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसकी नजर एक कोने में खड़ी उसकी पत्नी ज्योति पर पड़ी। वह उस पर चिल्लाते हुए कहा, ज्योति, कहो कि मैं तुम्हारी मर्जी से ये शादी कर रहा था। संजय की आवाज सुनकर ज्योति सहम गई। उसने कुछ नहीं कहा। यह देखकर राहुल उसके पास आया और उसे समझाते हुए कहा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कह सकती हैं, हम आपकी मदद करेंगे। आपको और आपके बेबी को कुछ नहीं होगा। यह हमारा प्रॉमिस है। फिर धीरे से उसने सिद्धार्थ के बारे में कुछ कहा। तो ज्योति हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखती है। फिर वह हिम्मत करके इंस्पेक्टर से बोली, ले जाइए इस घटिया इंसान को यहाँ से। ये सुनकर संजय ज्योति पर चिल्लाने लगा। सिद्धार्थ के इशारे पर इंस्पेक्टर संजय को वहां से ले जाने लगा। संजय सिद्धार्थ और निकिता को घूर कर कहा, तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर कुछ सेकंड तक वहां सन्नाटा रहा। निकिता की मामी इंदिरा जी निकिता को घूर कर बोली, घर आने की सोचना भी मत। कोई जगह नहीं है तुम्हारी वहां पर। फिर वह बासु जी को लेकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद निकिता नीचे बैठ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने संजय से शादी न करने के लिए सिद्धार्थ से शादी तो कर ली, लेकिन अब वह बिल्कुल कंफ्यूज थी। यह देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हुआ? निकिता ने कहा, अब मैं कहाँ जाऊं? यह सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। उसने कहा, तुमने मुझसे शादी की है तो फिर कहाँ जाओगी? मेरे घर। तब निकिता चेहरा उठाकर सिद्धार्थ को हैरानी से देखा और उसने पूछा, तुम्हारे घर? सिद्धार्थ ने हाथ बढ़ाया। निकिता सिद्धार्थ और उसके हाथ को देख रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने उसके हाथ सिद्धार्थ के हाथ पर रख दिया। निकिता सिद्धार्थ के साथ उसकी कार में थी। वह बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आने पर वह सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी और पूछती है, तुमने ये सब कैसे किया? ये बॉडीगार्ड्स और पुलिस कैसे? निकिता के सवाल पर सिद्धार्थ ने पूछा, मैं कौन हूँ? तुम कितना जानती हो मेरे बारे में? निकिता उसकी आंखों में देख रही थी। उसे उसके नाम और उसके पापा ओबराय में काम करते हैं, बस इतना ही पता था। तब सिद्धार्थ ने कहा, पता है ना मेरे पापा किसके पास काम करते हैं? ये बॉडीगार्ड्स मेरे पापा के हैं। निकिता कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। तब सिद्धार्थ ने आगे कहा, अगर मेरे पापा उनके पीए हैं तो उनके पास बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए उनके पास भी बॉडीगार्ड हैं। जब भी मुझे कोई मदद की ज़रूरत होती है, मैं उनसे मदद मांग लेता हूँ। और मुझे पुलिस में भी कुछ जान पहचान है। निकिता सिर्फ वो। कुछ मिनट में सिद्धार्थ निकिता को लेकर उसके दूसरे घर पहुंच गया, जहाँ वह हमेशा अकेला वक्त बिताया करता है। वह एक बिलाती बहुत ही पॉश इलाके में। पूरा एरिया बहुत ही साइलेंट था। वहाँ पर जो लोग रहते थे वह ऐसे रहते थे कि आसपास के लोगों से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे कि वह एक अलग दुनिया में रहते हैं। जैसे ही कार बड़े से गेट में एंटर हो रही थी, निकिता उसे पूरे इलाके को देखकर बिल्कुल सरप्राइज थी।
निकिता ने सिद्धार्थ से पूछा, क्या यहाँ पर तुम्हारा घर है सच में? सिद्धार्थ ने कहा, मेरा घर नहीं, मेरे पापा का है। ओबराय की फैमिली ने दिया है। निकिता घर को देखते हुए बोली, क्यों नहीं, इतने पैसे जो हैं उनके पास। भगवान करे ऐसे पैसे सभी के पास हों, तब हमारे देश में कोई गरीबी नहीं होगी। निकिता की इस बात पर सिद्धार्थ ने मुस्कुरा दिया। उसने कुछ नहीं कहा। फिर दोनों घर में एंटर होते हैं। निकिता पूरे घर को देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। कितना बड़ा घर है भगवान। फिर उसने सिद्धार्थ से पूछा, घर पर कोई नहीं है? तुम्हारे मम्मी पापा? सिद्धार्थ ने कहा, पापा काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, उनके आने में कुछ दिन लगेंगे। और लो वॉइस में कहा, मेरी मॉम नहीं है। ये सुनकर निकिता ने लो वॉइस में कहा, सॉरी। सिद्धार्थ एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम जाकर आराम करो, बाद में बात करते हैं। निकिता हाँ में सिर हिलाकर कमरे की ओर जाने लगी। तब उसे याद आया कि कपड़े नहीं है। वह पीछे मुड़कर बोली, सिद्धार्थ कपड़े? फिर सिद्धार्थ ने कहा, तुम जाओ, सब इंतजाम हो जाएगा। निकिता कमरे में आ गई। उसके जाने के बाद राहुल ने कहा, सर निकिता मैम यहाँ पर। सिद्धार्थ ने गंभीर आवाज में कहा, फिलहाल के लिए अभी उसे यहाँ रहना ही सेफ होगा। किसी को पता नहीं होना चाहिए, पापा को भी नहीं। अगर किसी को पता चला कि अब निकिता मेरी पत्नी है तो उसे भी खतरा हो सकता है। निकिता नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। उसे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। ये सुनकर राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। निकिता ने कॉल करके चंदू से बात की। उससे बात करने के बाद उसने हर्षिता को कॉल करके उससे बात करने लगी। हर्षिता पूरी बात सुनकर बोली, तूने जल्दी में आकर शादी तो कर ली, लेकिन अब क्या करेगी? निकिता कंफ्यूजन में पूछती है, मतलब? हर्षिता हंसकर बोली, अरे बुद्धू, अभी तो सिद्धार्थ की वाइफ है। निकिता ने कहा, हाँ तो क्या हुआ? हर्षिता उसका माथा पीट कर बोली, निकी, अगला प्रोग्राम का क्या? तुम उसके साथ सेक्स करोगी? उसके सवाल पर निकिता ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में। हर्षिता ने आगे कहा, जल्दीबाजी में शादी तो कर ली है, अभी तुम उसकी वाइफ हो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है सिद्धार्थ तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला? इसकी क्या गारंटी है कि वह तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करने वाला? अगर इतनी हॉट लड़की उसकी बीवी बनी है तो कौन लड़का एक चांस लेने की नहीं सोचेगा? हर्षिता की बातें सुनते हुए निकिता सोचने लगी, उसने तो ये सब कुछ नहीं सोचा। उस पल उसके दिमाग में यही आया था कि उसे किसी भी हालत में शादी को रोकना है। फिर उसने टेंशन भरी आवाज में पूछती है, हाँ तूने सही कहा, अब मैं क्या करूं? तब हर्षिता ने कहा, अब तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? शादी करने से पहले तूने पूछा? हर्षिता की बात सुनकर निकिता रोने जैसी शक्ल बना ली। उसने कहा, यार प्लीज ऐसे मत कहो, कुछ तो आइडिया दो। तब हर्षिता शरारत से बोली, लड़का तो हैंडसम है, कर ही ले, वह तुम्हारा पति है तो क्या गलत है? यह सुनकर निकिता गुस्से में बोली, सच में तुम मुझे यह कह रही हो? फिर हर्षिता ने कहा, अरे बाबा मजाक कर रही थी, एक काम करो, तू उससे बात कर। बात करने से हर मुश्किल का हल मिलता है। तू उसे समझा, अगर मैं मान गया तो समझो कि सही बंदे से शादी की है, अगर नहीं माना तो समझो कि तेरी लॉटरी लग गई। सिद्धार्थ बहुत हॉट है। और उसने आगे भी कुछ कहा। उसकी बातें सुनकर निकिता गुस्से में फोन कट कर दी। फिर सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? मैं तो इसके बारे में नहीं सोचा। तभी दरवाजा ओपन करके सिद्धार्थ अंदर आया। उसे देखकर निकिता घबरा गई और झट से खड़ी हो गई और हकलाने लगी। सिद्धार्थ ने पूछा, इज एवरीथिंग इज फाइन यार? कपड़े मिल गए और कुछ चाहिए? निकिता ने सिर्फ हाँ कहा। फिर सिद्धार्थ ने आगे कहा, तो फिर डिनर करके सो जाओ। ये कहकर बाहर जाने लगा। निकिता लाकर पूछती है, कहाँ? सिद्धार्थ ने कंफ्यूजन में पीछे मुड़ा और कहा, दूसरे कमरे में। क्यों, तुम चाहते हो कि मैं यहीं सो जाऊं? तब निकिता हड़बड़ी में नामे से हिलाते हुए बोली, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा मतलब था कि शादी हो गई है तो। आगे कहने में हिचकिचाने लगी। तब सिद्धार्थ ने कहा, क्या तो? तुम्हें यही लगा कि अब हमारी शादी हो गई है तो मैं तुम्हारे साथ वैसब करूंगा, यही सोच रही थी? सिद्धार्थ के मुंह से यह सुनकर निकिता कुछ नहीं कह पा रही थी, बस शर्म से नजर नीचे कर ली। फिर सिद्धार्थ ने आगे कहा, मैं जानता हूँ वह तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन मैं उस मजबूरी का फायदा तो नहीं उठाने वाला। ज्यादा कुछ मत सोचो, जाकर सो जाओ।
कहकर मैं बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने के बाद निकिता सोचने लगी, सच में ये लड़का तो बहुत अच्छा है। फिर वह मुस्कुराते हुए बेड पर आ गई। यहाँ ऊपर एक कमरे में सिद्धार्थ फोन में अशोक जी से बात कर रहा था। अशोक जी ने गुस्से में कहा, तुम सिंगापुर क्यों नहीं गए? पता है ना तुम्हारा वहां पर जाना कितना इम्पोर्टेंट था। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे कुछ अर्जेंट काम था। फिर अशोक जी ने फोन को दूसरी तरफ से कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितने बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे? यह सुनकर सिद्धार्थ व्यंग से हंसकर कहा, इतने सालों से उसी के साथ तो जी रहा हूँ, तो आगे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। हाँ, बेकार में चिंता कर रहे हैं। दवाइयाँ लेकर सो जाइए। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अशोक जी को सिद्धार्थ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। यह लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? यह बात शर्मिला जी को भी पता चला कि यह सिद्धार्थ सिंगापुर नहीं गया है। उन्हें भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा उसकी मकसद पूरा करने के लिए। मैं गुस्से में उसके बेटे की रूम की ओर बढ़ गई। समीर उम्र 24 का था, हाइट 6 फीट, बेहद हैंडसम। उसके साथ ही लड़कियों का बहुत शौकीन था। मैं कमरे में लैपटॉप खोले किसी लड़की के साथ बात कर रहा था। अरे जान, अब मुझसे क्या छुपाना? एक बार स्क्रीन में दिखाई दे रही लड़की मना कर रही थी, लेकिन समीर उसे मना रहा था। यह देखकर शर्मिला जी ने गुस्से में लैपटॉप बंद किया और कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या सोच रही हूँ और तू क्या कर रहा है? अगर तू एक बार इस एम्पायर का किंग बन जाएगा ना, तो लड़कियां खुद ब खुद तेरे पास आ जाएंगी। तुम्हें उनके साथ ऐसी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम रोज एक लड़की के साथ मजे कर सकते हो। तब समीर ने व्यंग से कहा, सीरियसली मम, जब तक सिद्धार्थ है वह तो होने वाला नहीं है। और वह मित्तल का परिवार हाथ धोकर उस कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ है। अगर मैं उस कुर्सी पर बैठ गया तो वह मुझे मार देगा। आई डोंट वांट टू डाई इन सच ए स्मॉल एज। मेरा भी इंजॉय करने का, लड़कियों के साथ घूमने का, मस्ती करने का एज है। यह सुनकर शर्मिला जी ने कहा, पागल लड़का, ऐसा कुछ नहीं होगा। मित्तल तुम्हें छू भी नहीं सकता। तब समीर ने कहा, मॉम प्लीज, पापा भी यही कहते थे, लेकिन देखा पापा का क्या हाल है। अभी वह व्हील चेयर में बैठे हैं। बड़ा भाई तो मर चुका है, और अब ये सिद्धार्थ, पता नहीं कब कौन उसके ऊपर हमला कर देगा। हर वक्त डर डर के जीना मुझसे नहीं होगा। सॉरी। मैं जहाँ कहीं भी हूँ, जैसा भी हूँ, आई एम हैप्पी। और प्लीज आप जाइए, मुझे छोड़ दीजिए। फिर से लैपटॉप खोलकर लड़की के साथ बातें करने लगा। शर्मिला जी समीर को देखकर मन में सोच रही थी कि ये पागल लड़का मेरा बेटा कैसे बन गया। अभी मैं इसे कैसे समझाऊं कि मित्तल उसे कुछ नहीं करेगा। जब मित्तल को इसकी सच्चाई पता चलेगा, तब वह खुद खुशी खुशी से उसे सीट पर बैठाएगा। उन्होंने खुद को दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार सिद्धार्थ सिंगापुर चला जाए, फिर सब कुछ ठीक कर दूंगी। अगले दिन निकिता उठकर तैयार थी। सिद्धार्थ भी तैयार हो गया था और वह भी बाहर जाने वाला था। निकिता ने पूछा, सिद्धार्थ, क्या कुछ मिनट के लिए ये बॉडीगार्ड्स मेरे साथ आ सकते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा, पर क्यों? निकिता बोली, मेरी कुछ चीज है उस घर में, मुझे वो चीजें लानी है। सिद्धार्थ ने कहा, कल तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें वार्निंग किया था ना कि तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बता दो, मैं बॉडीगार्ड्स को भेज दूंगा, वह तुम्हारे सारे सामान ला देंगे। निकिता सिद्धार्थ के पास आई और उसके कान के पास झुककर बोली, समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ पैसे सेव किए हैं, उसे लाना है। सिद्धार्थ ने कहा, इट्स ओके, वह ला देंगे। निकिता ने फिर से कहा, मेरे पास 99,850 राउंड अप के समझ लो कि 1 लाख हैं, इसलिए कह रही हूँ, क्या हम इन पर भरोसा कर सकते हैं? तब सिद्धार्थ ने उसे घूर कर कहा, पता है वे लोग रोज इतना कमाते हैं। यह सुनकर निकिता का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या सच में? निकिता इन बॉडीगार्ड्स को देखकर मन में बोली, इनका काम तो अच्छा है, कुछ न करो और सिर्फ बॉडी बिल्ड करके उनके पीछे खड़े हो जाओ, लाखों मिल जाएंगे। फिर वह सिद्धार्थ की कोट खींचते हुए बोली, क्या बॉडीगार्ड सिर्फ लड़के होते हैं? लड़कियां बॉडीगार्ड नहीं बन सकती? यह सुनकर सिद्धार्थ का सिर घूम गया कि यह लड़की क्या सोच रही है। उसने हैरानी में निकिता को देखने लगा। इसका मतलब क्या है? तब निकिता बोली, क्या ओबराय की फैमिली में लड़कियां नहीं है? उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है? यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, हाँ होती है, उनके पास भी बॉडीगार्ड है। तब निकिता बोली,
अरे बुद्धू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। लड़कियों की भी कुछ पर्सनल चीजें होती है ना। वह हर बार इन बॉडीगार्ड को नहीं बता सकते। सोचो अगर एक लड़की उनके बॉडीगार्ड बनी तो कैसा रहेगा। क्या एक लड़की उनकी सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन सकती? सिद्धार्थ ने आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, अभी तुम बॉडीगार्ड बनने की सोच रही हो? ओके, बन सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। निकिता पूछती है, कैसी ट्रेनिंग? सिर्फ एक स्टेचू बनकर खड़ा तो रहना है? अब सिद्धार्थ को लगा कि अभी निकिता को समझाना जरूरी है, तो उसने कहा, ओके, तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ खड़े रहता है? एक मिनट। फिर उसने राहुल को बुलाया और एक बॉडीगार्ड को राहुल के पीछे खड़ा होने को कहा। निकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ क्या कर रहा है। सिद्धार्थ ने अचानक टेबल पर रखा दो चाकू उठाकर राहुल की तरफ फेंक दिया। यह देखकर राहुल घबरा गया। उसने डर से उसकी आंखें बंद कर ली, लेकिन एक भी चाकू राहुल को नहीं लगा। बॉडीगार्ड ने चाकू को राहुल को लगने से बचा लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि निकिता को लगा जैसे कि उसने एक हॉलीवुड मूवी की एक छोटी सी क्लिप देख लिया हो। उसका मुंह खुल गया। कुछ ही सेकंड में बेचारा राहुल का पसीना छूट गया। निकिता का एक्सप्रेशन देखकर सिद्धार्थ उसकी ओर झुका और उसकी आंखों में देखकर पूछा, अभी भी तुम्हें बॉडीगार्ड बनना है? निकिता हकलाते जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि मुझे बॉडीगार्ड बनना है? मैंने सिर्फ ये पूछा कि क्या लड़कियां यह काम नहीं कर सकती। फिर वह सीधे बॉडीगार्ड के पास आई और बोली, मेरे कमरे में कपबोर्ड के लॉकर में पैसा है। लॉकर की चाबी बेडरूम में लगे मेरी नानी की फोटो के पीछे आपको मिल जाएगी। बॉडीगार्ड सिद्धार्थ के इशारे पर वहां से निकल गया। फिर निकिता सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर बोली, मुझे अब जाना है। सिद्धार्थ ने कंफ्यूजन में पूछा, कहाँ? तब निकिता बोली, अरे भूल गए, मेरी कंपनी है वेडिंग की, आज शाम को इवेंट है। तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हें अभी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इवेंट शाम को है, तो जब जा रहे हो तो बता देना, तुम्हारे साथ किसी को भेज दूंगा, तुम बाहर अकेली नहीं जा सकती। ये कहकर वह ऊपर कमरे की ओर निकल गया। उसके पीछे राहुल भी चला गया। निकिता एकटक उसे जाते हुए देख रही थी। अरे ये तो मुझे ऑर्डर दे रहा है। ये होता कौन है मुझे ऑर्डर करने वाला? आज मेरा इवेंट है, अगर मैं ही नहीं गई तो कैसे चलेगा? मैं गुस्से में फोन निकालकर हर्षित को कॉल किया और बोली, अरे ये तो मुझे ऑर्डर दे रहा है। ये समझता क्या है अपने आप को? लगता है कि उसने मुझे सचमुच का वाइब समझ लिया है। शादी हुई अभी 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं और ये तो मेरे ऊपर हुक्म चला रहा है। निकिता नॉन स्टॉप बोल रही थी। तब फोन की दूसरी तरफ से हर्षिता ने कहा, अरे थोड़ी सांस तो ले लो, ठीक से बताओ कि क्या हुआ है। तब निकिता उसे बताने लगी कि कैसे सिद्धार्थ उसे ऑर्डर दे रहा है बाहर ना जाने के लिए। तब हर्षिता बोली, हाँ उसने सही कहा, तुमने अभी अभी किसी के साथ पंगा लिया है। संजय के आदमी अभी बाहर घूम रहे होंगे, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा। एक बार सोचकर देखो, इवेंट शाम को है, मैं और चंदू संभाल लेते हैं, तुम काहे की टेंशन लेती हो? निकिता ने कुछ कहना चाहा, लेकिन हर्षिता ने आगे कहा, ज्यादा कुछ मत सोचो, शाम को आ जाना। कोई बात नहीं, मैं और चंदू संभाल लेंगे। निकिता ने ओके कहा और फोन रख दिया। शाम को निकिता को बाहर जाना था इवेंट के लिए। उसे देर हो रही थी। सिद्धार्थ ने उससे सुबह कहा था कि उसे बाहर जाने से पहले उससे कहकर जाना है। निकिता को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। उसने सिद्धार्थ को बिना बताए जाने का सोचा और बाहर जाने लगी। तभी उसे सिद्धार्थ की आवाज़ सुनाई दी, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना बाहर जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म करो। निकिता पीछे की ओर मुड़ी और बोली, देखो मुझे ऐसे ऑर्डर देना बंद करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब सिद्धार्थ ने कहा, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ यह तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है। निकिता व्यंग से हंसकर बोली, सिक्योरिटी मेरे लिए? मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। या फिर तुम? तब सिद्धार्थ ने कहा, हम सेलिब्रिटी तो नहीं है, लेकिन तुम कुछ भूल रही हो, हाल में तुमने एक दुश्मन बनाया है। निकिता बोली, हाँ पता है संजय, उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। उससे मुझे क्या खतरा हो सकता है? सिद्धार्थ ने उसके पास आते हुए कहा, वह बाहर आने की कोशिश कर रहा है और अंदर रहकर ही उसके कुछ आदमियों को तुम्हें मारने के लिए भी कहा है। यह सुनकर निकिता चौंक गई, फिर हकलाते हुए बोली, अब क्या करें? मुझे अभी इवेंट में जाना जरूरी है। सिद्धार्थ ने कहा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। निकिता हैरानी से उसे देखकर बोली, सच में तुम चलोगे मेरे साथ? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्यों, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ? निकिता ने कुछ नहीं कहा। वह सिद्धार्थ के साथ इवेंट पर चली गई। सिद्धार्थ और निकिता दोनों इवेंट पर थे।
चंदू और हर्षिता उन दोनों को देखकर खुश हो रहे थे। दोनों एक साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। वे दोनों निकिता के पास आए और उसे हक करके बोले, कांग्रेचुलेशंस निकी। निकिता उससे अलग होकर कंफ्यूजन में पूछी, ये क्यों? हर्षिता उसे चिढ़ाते हुए बोली, सिंगल से मिंगल बनने के लिए। निकिता उसे घूर कर बोली, कुछ भी? फिर हर्षिता सिद्धार्थ से बोली, थैंक यू सो मच। पता है तुमने निकिता का कितना बड़ा हेल्प किया है? इसने बचपन से बहुत कुछ सहा है। ये तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, फिर भी उसने तुमसे शादी की है। अब तुम इसका पति भी हो गया हो, तो प्लीज इसका ख्याल रखना। तुम सोच रहे होगे कि ये लड़की कौन है और ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। मुझे ना इससे ज्यादा तुम्हारी फिक्र हो रही है। अभी तक सीरियसली बात कर रही हर्षिता अचानक से हंसते हुए बोली, ये पागल लड़की है। मुझे डर है कि एक दिन कहीं ये लड़की तुम्हें पागल ना बना दे। हर्षिता की बात सुनकर चंदू पेट पकड़कर हंसने लगा। निकिता उसे मारने लगी, इडियट, सच में क्या तुम मेरी फ्रेंड हो? तब हर्षिता ने उसके हाथ पकड़कर बोली, हाँ मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। बेचारा सिद्धार्थ, उसे पता नहीं है कि मैं कहाँ फंस गया। उसके हाथ हटाकर निकिता मुड़कर सिद्धार्थ से बोली, तुम इसकी बात को सीरियसली मत लो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? सिद्धार्थ ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वह एकटक दोनों को देख रहा था। वह दोनों फिर से एक दूसरे की टांग खींचने लगे। उनके साथ चंदू भी ज्वाइन हो गया। सिद्धार्थ का ध्यान कहीं और ही था। सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड विशाल और विक्रम दोनों भी इवेंट पर मौजूद थे। इवेंट के अनुसार कपड़े पहना हुआ था। वे लोग एक साथ ब्लूटूथ पर कनेक्ट थे। विक्रम ने सिद्धार्थ से कहा, सर आपके ठीक पीछे। सिद्धार्थ ने एक आदमी को उनकी ओर बढ़ते हुए देखा, फिर तीनों से कहा, आप लोग यहाँ पर झगड़ा करने आए हो या इवेंट मैनेजमेंट करने? तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर वहां से अरेंजमेंट देखने के लिए चले। सिद्धार्थ उनके पीछे चला। जैसे वह आदमी उनके नजदीक पहुंच गया, पीछे से विक्रम उसके मुंह पर हाथ रख उसे साइड में खींच लिया। उसका गर्दन मरोड़कर उसे एक चेयर पर बैठाया और उसका सिर टेबल पर। देखने को ऐसा लग रहा था कि वह पीकर टल्ली है। एक और आदमी बिल्कुल उनके करीब पहुंच गया था। इतने में सिद्धार्थ फुर्ती दिखाकर उसे पकड़कर दीवार से सटा दिया। उसी वक्त निकिता पीछे मुड़ी। तब सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया और उससे बातें करने की एक्टिंग किया। जब निकिता फिर से दूसरी ओर मुड़ी, सिद्धार्थ ने उस आदमी को फिर से मारकर बेहोश किया और उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। विक्रम और विशाल दोनों पार्टी में घुसे दुश्मनों के आदमियों को क्लियर कर रहे थे। कुछ मिनट बाद ये चारों एक तरफ बैठकर खा रहे थे। हर्षिता अपनी जगह से उठते हुए बोली, मैं सबके लिए आइसक्रीम लाती हूँ, कहकर चली गई। जब यहाँ विक्रम किसी को बेहोश करके उसे ले जा रहा था, तब हर्षिता से टकरा गया। हर्षिता ने आंखें बड़ी करके विक्रम को देखा। विक्रम ने झूठी स्माइल के साथ कहा, मेरे फ्रेंड ने ज्यादा पी लिया है। हर्षिता सिर्फ ओ कहा। विक्रम आगे निकल गया, लेकिन फिर से एक बार पीछे मुड़कर हर्षिता को देखा। कुछ देर बाद इवेंट खत्म हो गया था। ये लोग अपने सामान पैक कर रहे थे। सिद्धार्थ कोने में खड़ा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजर निकिता पर थी। हर्षिता बैग में कुछ रखते हुए निकिता से बोली, तुमने शादी चाहे जल्दीबाजी में कर ली, लेकिन मैं यकीन से कह रही हूँ तुमने सही आदमी से शादी की है। निकिता हर्षिता को देखते हुए पूछी, ये तू कैसे कह सकती है? तब हर्षिता बोली, तुमने ही कहा कि कल उसने तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से बर्ताव किया था। उसने तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाया। आज यहाँ तुम्हारे साथ है क्योंकि उसे लगता है कि संजय से तुम्हारे लिए खतरा है। तुम उसे सिर्फ कुछ दिनों से जानते हो। तुम्हें कुछ हो जाए उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसे तेरा फिक्र है। एक लाइफ पार्टनर से इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? निकिता हर्षिता की बात सुनकर सिद्धार्थ को देखने लगी। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वह सिर्फ सिद्धार्थ को देखने लगी। फिर सब अपने अपने घर की ओर निकल गए। सिद्धार्थ और निकिता भी घर वापस आ गए। निकिता उसके कमरे में चली गई और सिद्धार्थ दूसरे कमरे में। निकिता चेंज करके बेड पर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे हर्षिता की बातें ही याद आ रही थी। वह उसके और सिद्धार्थ के रिश्ते के बारे में सोच रही थी। कमरे में सिद्धार्थ फोन में किसी से बात कर रहा था। फोन की दूसरी तरफ से कहा गया, सर ये संजय के कुछ आदमी थे। वे लोग आपके लिए नहीं, सच में निकिता के लिए आए थे। आप टेंशन मत लीजिए। हमें लगता है कि मित्तल को अब तक आपकी शादी की खबर नहीं मिली है। सिद्धार्थ ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, फोन कट कर दिया। अगली सुबह निकिता उठकर तैयार हुई, लेकिन वह एजेंसी में नहीं जा सकती थी
सिद्धार्थ ने उसे कहा कि कुछ दिनों के लिए उसका बाहर जाना खतरा हो सकता है, तो घर पर ही रहे। इतना बड़ा घर उसने अभी तक देखा नहीं था। वह पूरे घर को देखने लगी। फिर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो उसने सोचा कि एजेंसी तो नहीं जा सकती, लेकिन खुद के लिए कुछ शॉपिंग तो कर सकती है। सिद्धार्थ ने उसके लिए कपड़ों का इंतजाम तो किया था, लेकिन फिर भी उसे कुछ पर्सनल चीजें चाहिए थी। तो वह यही सोचकर घर से बाहर चली गई कि जल्दी वापस आ जाएगी। निकिता ने टैक्सी बुक किया था। वह एक मॉल पर चली गई थी। यहाँ सिद्धार्थ उसके केबिन में राहुल को कुछ कह रहा था। उसके फोन पर बार बार कॉल आ रहा था। सिद्धार्थ ने झल्लाकर फोन उठाया तो फोन की दूसरी तरफ से कुलदीप मित्तल बात कर रहा था। उन्होंने कहा, शादी मुबारक सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को पता था कि मित्तल का पूरा नजर उसके ऊपर है। उसे जरूर पता चल जाएगा। सिद्धार्थ ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर कुलदीप मित्तल ने कहा, तुमने 2 ही दिन में पत्नी को खुले में छोड़ दिया है। उसे बताया है कि तू कौन है। उसे ठीक से समझाते। तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं। जरा देखो तो सही कि वह सही सलामत है कि नहीं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को निकिता के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसने समझाया था कि बाहर जाने से पहले उसे कहकर जाना है। कुलदीप मित्तल ने हंसकर कहा, ओके मिस्टर सिद्धार्थ, मुझे सिर्फ यही बताना था, कहकर उसने फोन कट कर दिया। फिर सिद्धार्थ निकिता को कॉल ट्राई करने लगा। उसकी कॉल बिजी आ रही थी क्योंकि निकिता हर्षिता से बात कर रही थी। निकिता बिना बताए बाहर चली गई थी। सिद्धार्थ निकिता को बार बार कॉल ट्राई कर रहा था, लेकिन कितनी भी बार ट्राई करे उसका फोन बिजी आ रहा था। तो उसने राहुल को घूर कर कहा, पता करो ये लड़की कहाँ गई है। ये विक्रम क्या कर रहा है। यहाँ निकिता जो हर्षिता से बात कर रही थी, उसने देखा कि सिद्धार्थ की कॉल आ रही है, तो उसने कॉल कट करके सिद्धार्थ को कॉल बैक की। उससे बातें करते हुए वह कार की ओर बढ़ रही थी। सिद्धार्थ ने गुस्से में पूछा, कहाँ हो। सिद्धार्थ की गुस्से भरी आवाज सुनकर निकिता ने भी गुस्से में कहा, मुझे कुछ पर्सनल चीजों की जरूरत थी तो बाहर आ गई। क्या मुझे शॉपिंग जाने के लिए भी तेरी परमिशन लेना है। सिद्धार्थ ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, अभी के अभी वापस घर जाओ। निकिता बोली, नहीं, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले। ये कहते हुए जैसे वह कार के पास आई, वह अचानक से चीख पड़ी। जैसे वह कार का दरवाजा ओपन करती, विंडो टूट गया। जो गोली निकिता को लगने वाली थी, वह उस कार के ड्राइवर को लगी और वह वहीं मर गया। यह देखकर निकिता घबरा गई। सिद्धार्थ ने फोन की दूसरी तरफ से पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो। निकिता कांपती हुई आवाज में बोली, वह ड्राइवर मर गया, किसी ने फायर किया। सिद्धार्थ ने कहा, जल्दी वहां से निकलो। निकिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। सिद्धार्थ ने फिर से कहा, जल्दी कार में बैठो और स्टार्ट करके वहां से निकलो। निकिता घबराते बोली, सिद्धार्थ, मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। सिद्धार्थ ने कहा, ज्यादा कुछ मत सोचो, कार में बैठ जाओ। जैसे मैं कहूँ वैसा करो। निकिता जल्दी से ड्राइवर की ओर आई और उस आदमी को खींचकर कार से बाहर किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। जैसे सिद्धार्थ कह रहा था वह वैसे ही कर रही थी। वह सिद्धार्थ से कनेक्ट थी। सिद्धार्थ निकिता से बात करते हुए ऑफिस से बाहर निकल चुका था। वह कार ड्राइव करते हुए निकिता को इंस्ट्रक्शन कर रहा था। निकिता बेहद डरी हुई थी। जिस तरफ निकिता जा रही थी, वहां का पूरा ट्रैफिक सिद्धार्थ ने क्लियर करवा दिया था। निकिता के पीछे कुछ लोग पड़े थे। निकिता घबराते हुए बोली, सिद्धार्थ, मेरे पीछे 2 कार आ रही हैं। सिद्धार्थ ने कहा, मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। मुझे तेरी कार दिख रही है, घबराओ मत। निकिता ने मिरर में देखा कि उन दोनों कार के पीछे सिद्धार्थ की कार आ रही है। सिद्धार्थ ने दोनों कार को टक्कर मारी। दोनों कार स्पीड की वजह से बैलेंस खो दिए। एक बाईं ओर मुड़ गया और दूसरी दाईं ओर। दोनों कार खंभे से टकरा गईं। फिर सिद्धार्थ ने निकिता से कहा, कार रोको। निकिता रोते हुए बोली, कार का ब्रेक नहीं लग रहा, मैं कार रोक नहीं पा रही। सिद्धार्थ ने कार की स्पीड बढ़ाया और निकिता की कार से आगे बढ़ गया। फिर वह कार को रिवर्स करते हुए पीछे से निकिता की कार की स्पीड कम करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे करने पर धीरे धीरे निकिता की कार की स्पीड कम हो रही थी। कुछ दूर ऐसे पीछे जाने के बाद कार रुक गई। कार रुकने के बाद निकिता की हालत इतनी खराब थी कि उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। उसके साथ उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसने मान लिया था कि वह आज नहीं बचने वाली है, लेकिन खुद को सही सलामत देखते हुए भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह बच गई है। वह अभी भी जिंदा है। उसने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रख दिए। वह पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। इतने में सिद्धार्थ कार से नीचे उतरकर
निकिता के पास आया और ड्राइविंग सीट का दरवाजा ओपन कर दिया। निकिता कार से उतर गई और सिद्धार्थ को कस के गले लगाकर रोने लगी। वह बहुत डरी हुई थी। उसके हाथ पैर तो ठंडे हो गए थे। सिद्धार्थ ने भी उसे कस के अपनी बाहों में ले लिया और कहा, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। लेकिन निकिता का रोना तो रुक ही नहीं रहा था। कुछ मिनट बाद सिद्धार्थ निकिता को लेकर घर पर था। वह बेड पर बैठी थी। सिद्धार्थ उसके सामने बैठा था। निकिता सिद्धार्थ की आंखों में देखकर बोली, सॉरी, सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे पता नहीं था कि वह संजय ऐसा कुछ करेगा। मेरी वजह से तुम्हारी जान भी आज खतरे में थी। आई एम रियली सॉरी। ये कहते उसने फिर से सिद्धार्थ को कस के गले लगा लिया और रोने लगी। सिद्धार्थ ने मन में कहा, सॉरी निकिता, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है, मेरी वजह से है। अब मैं तुम्हें यह कैसे समझाऊं? फिर उसने धीरे से निकिता को खुद से अलग किया और कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, ज्यादा मत सोचो और आराम करो। तभी उसकी नजर सिद्धार्थ की नाक पर पड़ी। निकिता ने कहा, सिद्धार्थ, तुम्हें चोट लगी है? यू आर ब्लीडिंग। ये कहते ही जैसे निकिता ने सिद्धार्थ की नाक के पास छूना चाहा, सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कुछ नहीं है, तुम आराम करो। निकिता बोली, नहीं सिद्धार्थ, तुम्हें सच में चोट लगी है। सिद्धार्थ उसकी जगह से उठते हुए कहा, तुम आराम करो। ये कहकर वह बाहर आ गया। उसने पहना हुआ घड़ी देखा। उसकी पल्स रेट बढ़ रही थी। वह सीधा उसके स्टडी में आया। बुक शेल्फ के पास आकर एक बटन दबाने पर वह खुल गया। वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा था। जैसे ही सिद्धार्थ की पहनी हुई वॉच में उसकी पल्स बढ़ने लगती है, ऑटोमेटिकली यह नोटिफिकेशन उसके डॉक्टर और राहुल को मिलती है। कुछ मिनट में उस कमरे में डॉक्टर रमन सिद्धार्थ को ट्रीट करते हुए कहा, आप तो सिंगापुर जाने वाले थे, मुझे लगा कि उसके बाद आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन सिंगापुर क्यों नहीं गए? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ अमन को घूर रहा था। अमन सिद्धार्थ के डॉक्टर के साथ उसका फ्रेंड भी था। फिर अमन ने आगे पूछा, बहुत दिन हो गए थे ऐसे ब्लीड हुए, लेकिन अचानक कैसे हो गया? और तुम्हारी पल्स रेट इतना बढ़ कैसे गया? तुम्हारी पल्स रेट बढ़ाने जैसा आज क्या हो गया? सिद्धार्थ ने घूर कर कहा, क्या तुम चुपचाप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? अमन ने भी उसे घूर कर कहा, अरे सालों से यही तो कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और तुम्हें अपने डॉक्टर को सब सच बताना पड़ेगा। अगर नहीं कहा तो कैसे पता चलेगा कि कारण क्या है? फिर कुछ सेकंड पॉज लेकर पूछा, वैसे सुना कि तुमने शादी कर ली है, क्या इस टेंशन की वजह वह है? यह सुनकर सिद्धार्थ ने उसकी नज़र राहुल की तरफ की। राहुल उसकी नज़र चुराने लगा। यह देखकर अमन ने कहा, तुम उसे क्यों घूर रहे हो? तुम्हारे पीए होने के नाते उसने कुछ नहीं कहा। ड्यूटी खत्म होने के बाद एज ए फ्रेंड उसने मुझसे बात की। सिद्धार्थ ने कहा, पता है ना क्यों हुआ, कैसे हुआ सब कुछ? तो फिर क्यों पूछ रहे हो? तब अमन ने कहा, अरे मैंने इसलिए पूछा कि हमारी एक दोस्त ने शादी की है, पार्टी तो बनती है, पार्टी दिला दे और उसी दौरान हमें तुम्हारी वाइफ से भी मिला दे। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और उसने आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद करते ही कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ वह पूरे सीन फिर से उसकी आंखों के सामने फ्लैश हुआ। तो अचानक फिर से उसकी पल्स रेट बढ़ने लगी। निकिता को कुछ हो जाएगा, ये सोचकर ही उसका ये हाल था। वह खुद हैरान था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसकी पल्स रेट फिर से बढ़ता हुआ देखकर अमन ने कहा, क्या सोच रहे हो? तुम्हारी वाइफ के बारे में? अगर तुम्हारी टेंशन की वजह यही है तो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता देना। तब सिद्धार्थ ने कहा, अभी नहीं, वक्त आने पर कह दूंगा। आधी रात में निकिता अचानक से घबराकर उठकर बैठ गई। आज जो कुछ भी हुआ वह इंसिडेंट उसकी आंखों के सामने तैर गया। वह बेहद डर गई थी। उसने घड़ी में टाइम देखा, रात के 1 बज रहा था। उठी और पानी पीकर फिर से बेड की ओर बढ़ने लगी। तब उसे सिद्धार्थ की याद आई और कमरे से बाहर आ गई। उसने पूरा घर देखा, घर में कोई नहीं था। निकिता को पता भी नहीं था कि अभी सिद्धार्थ कौन से कमरे में है। उसने लाइट ऑन करके हर एक कमरे में जाकर चेक किया। उसे सिद्धार्थ कहीं नहीं दिखा। उसे टेंशन होने लगी। इतने बड़े घर में वह अकेली है, ऊपर से वह पहले से ही डरी हुई थी। उसका डर और बढ़ने लगा। वह फोन उठाकर सिद्धार्थ को कॉल करती है। सिद्धार्थ कॉल पिक नहीं कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उस वक्त उसका ऑलमोस्ट रोने जैसा शक्ल बन गया था। तभी अचानक उसके फोन बजने की आवाज से वह फिर से डर गई। एक साइलेंट माहौल में अचानक से आवाज होने पर कितना डरावना होता है। वह डरते हुए फोन उठाती है। यह सिद्धार्थ का कॉल था। उसने पूछा, इस वक्त क्यों कॉल कर रही हो?
निकिता ने लो वॉइस में पूछा, कहाँ हो? सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हुआ? निकिता बोली, मुझे डर लग रहा है। मैंने तुम्हें पूरे घर में चेक किया, तुम किसी भी कमरे में नहीं हो। तब सिद्धार्थ ने कहा, मुझे अर्जेंट काम था, मैं यहीं बाहर आ गया। डरो मत, तुम अपने कमरे में रहो, मैं अभी आया, यहीं पास में ही हूँ। सिद्धार्थ ने कॉल कट कर दिया। निकिता कमरे में चली गई। वहाँ कुछ ही मिनट में सिद्धार्थ कमरे का दरवाजा ओपन करके अंदर आया। उसे देखकर निकिता उसके पास आई और कस के उसके गले लगकर शिकायत करते हुए बोली, इतने बड़े घर में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं बेहद डर गई थी। यह सिद्धार्थ को उसकी आवाज़ से महसूस हो रहा था। तब सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी डरपोक हो। यह सुनकर निकिता सिद्धार्थ से अलग हुई और उसे घूर कर बोली, मैं डरपोक नहीं हूँ। तब सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम डरपोक नहीं हो, ओके, अब जाकर सो जाओ। वह बेड की ओर मुड़ी। सिद्धार्थ भी बाहर जाने के लिए मुड़ा। इतने में उसे महसूस हुआ कि निकिता ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़ा तो देखा निकिता बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली, प्लीज। सिद्धार्थ ने निकिता को बेड पर लेटाकर वह काउच की तरफ बढ़ रहा था। निकिता लो वॉइस में हिचकिचाकर बोली, तुम भी बेड पर सो सकते हो। यह सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से उसे देखने लगा। वह एकटक उसे देख रही थी। वह डरी हुई थी बस, और कुछ नहीं। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वहां जाकर बेड की दूसरी तरफ लेट गया। कुछ मिनट हुआ था कि सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि निकिता उससे लिपट गई है और उसे कसके पकड़कर सो रही है। सिद्धार्थ ने निकिता का हाथ हटाकर उसे खुद से दूर किया, लेकिन निकिता उसे फिर से पकड़ ली। सिद्धार्थ ने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तो सिद्धार्थ चुप हो गया और उसने भी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह जब निकिता की नींद खुली, उसकी बगल में सिद्धार्थ नहीं था। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, फ्रेश होकर बाहर आई। जैसे वह बाहर आई, वह बिल्कुल सरप्राइज थी। जब से वह इस घर में आई है, यहाँ पर उसने राहुल, सिद्धार्थ और 2 बॉडीगार्ड्स के सिवा किसी को नहीं देखा था। लेकिन आज लिविंग रूम में एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा है और उसकी बगल में एक औरत, उसके सामने वाले सोफे पर सिद्धार्थ बैठा था। निकिता जाकर सिद्धार्थ के पीछे खड़ी हो गई। वह दोनों शख्स निकिता को घूर रहे थे। यह अशोक ओबराय और उनकी पत्नी शर्मिला थी। अशोक जी ने निकिता को घूरते हुए सिद्धार्थ से गुस्से में कहा, क्या यही वह वजह है जिस कारण तुमने सिंगापुर नहीं गए? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, वह शांत होकर बैठा था। सिद्धार्थ जी ने आगे कहा, तुमने बिना बताए शादी कर ली और ये बात अब तक नहीं बताया। जो कुछ भी कल हुआ, अगर वह ना होता तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। निकिता बिल्कुल कंफ्यूज थी। ये शख्स सिद्धार्थ को क्यों डांट रहे हैं? ये है कौन? वह कुछ रिएक्ट करती इससे पहले ही सिद्धार्थ ने कहा, पापा, मैं आपको बताने वाला था। सिद्धार्थ के मुंह से उस आदमी के लिए पापा शब्द सुनकर वह कंफ्यूजन में सोचने लगी, ये सिद्धार्थ के पापा हैं? ये कैसे हो सकता है? तब उस शख्स ने कहा, कब बताते? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसे ही किसी लड़की को उठाकर लाए, उससे शादी कर ली और बताया तक नहीं। हमारे घर की इज्जत का क्या? हम ओबराय खानदान से हैं। अगर कोई लड़की बहू बनेगी तो उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका तुमने कुछ सोचा? उस शख्स के मुंह से ओबराय फैमिली का नाम सुनकर निकिता हैरान रह गई। इसका मतलब यह शख्स मिस्टर ओबराय? निकिता सोच ही रही थी कि इतने में उसे अशोक जी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने उसे घूर कर कहा, और तुम? अब पता है ना कि तुम इस घर की बहू बन गई हो, तो तुम्हें सावधानी से रहना चाहिए। कल कुछ भी हो सकता था, तुम्हें भी और सिद्धार्थ को भी। अंदाज है कि अगर कुछ हो जाता तो इस परिवार का क्या और पूरा एम्पायर का क्या? अशोक जी की बातें सुनकर निकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वह खुद अनजान थी कि वह किससे शादी की है। उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही सिद्धार्थ ने कहा, उसे पता नहीं है कि मैं सिद्धार्थ ओबराय हूँ। सिद्धार्थ के मुंह से उसकी पूरी नाम सुनकर निकिता एकटक उसे देखने लगी। उसका सिर घूम गया। फिर अशोक जी ने कहा, अब तो पता चल गया है ना, अब तुम्हारी बीवी को समझा दो कि उसे क्या करना है, कैसे रहना है। ये कहकर व्हीलचेयर बाहर की ओर गई। शर्मिला जी, जो अब तक चुप थीं, वह उठकर निकिता के पास आईं और धीरे से उसके कान के पास बोली, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कहाँ बसी हुई हो? फिर झूठी स्माइल करके उसके गाल छूकर वहां से निकल गईं। निकिता शौक में थी। वह फिर से उनकी बातें दोहराने लगी। सिद्धार्थ उठकर उसके पास आया। निकिता उसे घूरकर पूछती है, क्या यह सच है? वह तुम्हारे पापा हैं? तुम मिस्टर अशोक ओबराय के बेटे हो?
सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ उसे देख रहा था। निकिता धड़ाम से सोफे पर बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने एक ऐसी शख्स से शादी की है जिसे सब एक खतरनाक इंसान कहते हैं। आज से पहले इसे किसी ने नहीं देखा। खतरनाक इंसान जो खून खराबा करता है, उसके साथ वह कैसे रह सकती है? वह उठकर बाहर जाने लगी। उसे बाहर जाते हुए देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, कहाँ जा रही हो? निकिता गुस्से में बोली, जहाँ कहीं भी, लेकिन तुमसे दूर। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना। यह सुनकर सिद्धार्थ गुस्से में निकिता के पास आया और उसकी बाजू पकड़कर गुस्से में कहा, तुम किसको धोखेबाज कह रही हो? निकिता उसका हाथ झटककर गुस्से से बोली, तुम एक धोखेबाज इंसान हो। तुमने मुझसे झूठ कहा। मुझे ऐसे झूठे इंसान के साथ नहीं रहना। यू आर ए वर्चुअल पर्सन। छोड़ो मुझे। फिर से मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गई। तब उसके सामने बॉडीगार्ड खड़े हो गए। पीछे से सिद्धार्थ की आवाज आई, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। निकिता गुस्से में बोली, तू है कौन मुझे बताने वाला? यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, यह तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। निकिता हड़बड़ा गई। वह हकलाते हुए बोली, मैं उससे शादी नहीं मानती। शादी कैंसिल। तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारे कैंसिल कहने से कुछ नहीं होने वाला। यह सच है कि अब तुम मेरी वाइफ हो और अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकती। फिर निकिता बोली, कोई प्रूफ नहीं है कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ ने राहुल को इशारा किया। राहुल निकिता के हाथ में एक पेपर दी। निकिता कंफ्यूजन में पेपर को देख रही थी। तब सिद्धार्थ ने कहा, प्रूफ पूछा था ना तुमने? यह रहा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। मैं हमेशा हर चीज का प्रूफ रखता हूँ। निकिता कंफ्यूजन में उस पेपर को देखने लगी। उसमें उसका साइन भी था। वह बिल्कुल हैरान थी कि उसने ये कब किया। उसे तो ऐसा कुछ याद नहीं। निकिता का कंफ्यूज चेहरा देखकर सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारा ही साइन है, तुमने खुद किया है। निकिता को कुछ याद नहीं था उसने कब पेपर्स पर साइन किया। ज्यादा जोर देने पर उसे याद आया कि शादी के दिन राहुल उसके पास आया था। उसने पेपर निकिता को देते हुए कहा, इसमें तुम्हारा साइन चाहिए संजय के ऊपर केस फाइल करने के लिए। राहुल के ऐसे कहने पर निकिता ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसने साइन कर दिया बिना पेपर देखे। निकिता गुस्से में बोली, यह चीटिंग है। सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हें साइन करने से पहले पढ़ना चाहिए था। तुम्हारी गलती है। तब निकिता व्यंग से बोली, हाँ सही कहा तूने, गलती मेरी है। मुझे क्या पता था कि तुम एक झूठा इंसान निकलोगे। अब कह रही हूँ ये शादी कैंसिल। ये सब चीटिंग है और इस शादी को मैं नहीं मानती। मुझे यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जा रही हूँ। तब सिद्धार्थ ने कहा, ओके तुम जा सकती हो, कंपनसेट करके। तुम्हारी गंदी आदत है ना हर बात पर पैसे देने की। राहुल ने निकिता को पेपर में 6 क्लॉज पढ़ने को कहा। निकिता सिद्धार्थ को एक नजर घूरकर पेपर देखने लगी। जैसे उसने अमाउंट देखा, शौक से उसकी आंखें बाहर आ गईं। उसके मुंह से निकला, व्हाट द। फिर उसने सिद्धार्थ को देखकर कहा, आर यू किडिंग मी? 100 करोड़? मेरे पास कुल मिलाकर 1 लाख रुपए नहीं है। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं उस संजय के पास क्यों फंसती? उसे सिर्फ 20 लाख देना था और तुम मुझे 100 करोड़ कंपनसेशन के लिए पूछ रहे हो। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सिद्धार्थ ने एटीट्यूड के साथ कहा, तुमने शादी ऐसे वैसे इंसान के साथ तो नहीं की है। आई थिंक तुम समझ रहे हो। ओबराय का छोटा बेटा हूं मैं और इस पूरे कॉरपोरेट बिजनेस का किंग। तो इतना पैसा तो बनता है। निकिता बोली, नहीं है। तुम्हें जो करना है करो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह सुनकर सिद्धार्थ उसके पास आया और कहा, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो पैसा दो, वरना इस लाइफ को एंजॉय करो। जो मेरा है वह सब कुछ तुम्हारा है, बिकॉज यू आर माई वाइफ। ये याद रखना, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हो। गए तो मर जाओगी। कहकर मैं मुड़कर जाने लगा। निकिता गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम पर केस करूंगी। यह सुनकर सिद्धार्थ ने हंसकर पीछे मुड़ा और कहा, पुलिस के पास जाना है तो विक्रम तुम्हें ड्रॉप करेगा। अगर किसी लॉयर से मिलना है तो राहुल तुम्हें गाइड करेगा और शहर का बेस्ट लॉयर से अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा। उसका फीस लाखों में होंगे। यह कहकर अंदर जाने लगा। निकिता फिर से बोली, जा कहाँ रहे हो झूठे इंसान? मुझे बाहर जाने दो। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। सिद्धार्थ ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वह उसके स्टडी में चला गया। राहुल निकिता के पास आया और कहा, तुम्हें उसकी बात मानने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। कहकर वह भी सिद्धार्थ के पीछे चला गया। निकिता हर्षिता को कॉल करके उसे सारी बात बता रही थी और सिद्धार्थ को खूब सारी गालियां भी दे रही थी।
उसकी गालियां सुनकर हर्षिता ने कहा, निकी, आज तुम्हें क्या हो गया? इससे पहले मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी गालियां नहीं सुनी। तब निकिता ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं, मैंने सिर्फ ये बातें सुनी थी, कभी यूज नहीं किया था, लेकिन आज मुझे ये सारी बातें यूज करने का मन कर रहा है। फिर हर्षिता ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम अभी इतने बड़े इंसान की वाइफ जो बन गई हो, तो तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए। तब निकिता बोली, अच्छा तुमने नहीं सुना कि वह कैसा इंसान है? तब हर्षिता ने कहा, कैसा इंसान है? हम भी उसे कुछ दिनों से देख रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। और तुम्हें इन दिनों में उसके ऊपर कुछ शक हुआ था? कितने अच्छे से बिहेव कर रहा था हमारे साथ। हो सकता है जो कुछ भी उसके बारे में लोग कहते हैं सब झूठ है। तब निकिता बोली, हो सकता है झूठ हो, लेकिन उसने मुझे चीट किया है, ये तो सच है ना। आज रात मैं यहाँ से भाग रही हूँ, कुछ भी हो जाए। यह सुनकर हर्षिता बोली, बेवकूफ़ी वाली काम मत कर। निकिता ने कुछ नहीं कहा, उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर वह रात होने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते उसकी आंखें लग गईं। आधी रात में घबराकर उठकर बैठ गई। घड़ी में टाइम देखा तो 12:30 बजे से ज़्यादा हो रहे थे। उसने मन में कहा, अब तक सब सो गए होंगे, मैं आसानी से यहाँ से भाग सकती हूँ। सोचकर वह खिड़की के पास आई और बिना कुछ सोचे समझे बाहर कूद गई। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। यह अच्छा मौका था, यह सोचकर जल्दी से गेट से बाहर भाग गई। विक्रम ने ब्लूटूथ में सिद्धार्थ से कहा, सर, जैसा आपने सोचा था, वह भागने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ ने कहा, ज्यादा दूर मत जाने देना, उसे खुद वापस आना चाहिए। निकिता अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। भागते हुए उसने कहा, खुद को समझता क्या है किंग? अब क्या करेगा? पैसा चाहिए, कंपनसेशन 100 करोड़। हाँ हाँ हाँ, व्यंग से हंसते हुए चली जा रही थी। सड़क बहुत सुनसान थी। कुछ दूर जाने के बाद उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी उसे एहसास हो रहा था कि कोई है, उसका पीछा कर रहा है। फिर अचानक उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। वह घबराकर आंखें बंद करके दोनों हाथ से कान कवर कर ली। तभी विक्रम आकर उसे कवर कर लिया और कहा, मैम, आर यू फाइन? फिर वह एक तरफ गन पॉइंट किया और वहां पर फायरिंग की। ऐसे करने पर दूसरी तरफ से फायरिंग रुक गई। निकिता हकलाकर बोली, यस आई एम फाइन। विक्रम ने उसे घर की ओर ले जाते हुए कहा, मैम, अगर आपको इतनी रात में वॉकिंग करना था तो बताना चाहिए था। सिद्धार्थ सर खुद आपको वॉक पर ले जाते। निकिता झूठी स्माइल के साथ बोली, सब सो रहे थे, मुझे लगा कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर विक्रम ने कहा, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। सर के दुश्मन आपके भी दुश्मन बन गए हैं, और आपका भी एक दुश्मन है, सो। निकिता समझने की एक्टिंग करते हुए बोली, समझ गई। फिर वह विक्रम के साथ घर आ गई। सिद्धार्थ हॉल में बैठा था। सिद्धार्थ को देखकर भी निकिता इग्नोर करके कमरे की ओर जा रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, हो गया शौक पूरा भागने का? तब निकिता बोली, मैं भाग नहीं रही थी, वॉक पर गई थी। फिर उसने आगे पूछा, वह कौन था जिसने मुझ पर अटैक किया था? सिद्धार्थ ने कहा, हो सकता है कोई मेरा दुश्मन जो मुझे मारना चाह रहा हो, या फिर तुम्हारा दुश्मन। निकिता बोली, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। फिर सिद्धार्थ ने कहा, लगता है तुम कुछ भूल रही हो। संजय, वह हो सकता है। यह सुनकर निकिता बोली, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, वह तुम्हारे दुश्मन होगा, लेकिन वह लोग मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं? तब सिद्धार्थ ने उठकर उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, क्योंकि अब तुम मेरी वाइफ हो। निकिता गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, कह दो उन्हें मुझ पर अटैक नहीं करने के लिए। निकिता की यह बात सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। उसने निकिता को कमर से पकड़कर खुद से सटाकर उसकी आंखों में देखकर कहा, जब अगली बार तुम पर अटैक करने आएंगे, तुम खुद बता देना कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। निकिता उसे घूर कर बोली, आर यू किडिंग मी? फिर सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुम्हें वॉक पर जाना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। निकिता उसे खुद से अलग करते हुए बोली, इसकी जरूरत नहीं है। यह कहकर उसके कमरे में चली गई। अगले दिन जब निकिता की नींद खुली, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। जैसे निकिता उठी, उसने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। अचानक किसी को कमरे में देखकर निकिता चौंक गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? उस लड़की ने कहा, मैम, मैं आपकी मेड हूँ, मैं आपकी हर काम में मदद करती हूँ। निकिता ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन वह लड़की ऐसे ही खड़ी रही। निकिता ने फिर से कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से, लेकिन वह लड़की उसकी बात ही नहीं मान रही थी।
ये देखकर निकिता गुस्से में उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ मिनट बाद मैं नहाकर बाहर आई तो देखा वह लड़की वहीं दरवाजे के पास खड़ी थी। निकिता का कुछ रिएक्ट करने से पहले वह लड़की टॉवल लेकर उसके बाल सुखाने लगी। निकिता ने कहा, प्लीज मैं ये काम खुद कर सकती हूँ। वह लड़की उसकी बात ही नहीं मान रही थी तो वह चुप हो गई। उसने निकिता को तैयार होने में मदद की। फिर जब निकिता बाहर आने लगी तो वह लड़की भी 10 कदम की दूरी बनाए हुए उसके पीछे जा रही थी। निकिता को यह बहुत अजीब लग रहा था। वह मुड़ी, उसकी ओर कदम बढ़ाई। निकिता को उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए देखकर वह लड़की कदम पीछे लेने लगी। निकिता मुड़कर फिर से आगे आई तो वह लड़की भी आगे आई। निकिता चलते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, रूबी। फिर निकिता ने कहा, रूबी मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ चल नहीं सकती? वह रूबी ने कहा, नो मैम, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझसे कहा गया है आपसे 10 कदम की दूरी बनाए रखें। निकिता ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था लेकिन फिर कुछ सोचकर वह चुप हो जाती है। जब वह बाहर आई तो देखा आज पूरे घर में कुछ लोग मौजूद थे। यह लोग घर के काम कर रहे थे। निकिता जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। आज टेबल पर उसके सामने बहुत सारे ब्रेकफास्ट थे। निकिता हैरानी में बोली, ये सब किसके लिए है? कोई आ रहा है? सेफ ने कहा, मैम यह सब आपके लिए है। आपको जो मन करता है आप खा सकती हैं। फिर निकिता बोली, अगर मेरी मनपसंद का कुछ बना रहे थे तो मुझे पूछकर तो बना सकते थे। इतना सारा बनाने की क्या जरूरत थी? अब ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा ना। उस सेफ ने कुछ नहीं कहा। निकिता आगे बोली, एक काम करो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको यही खाना दो और इसे खत्म करो। मुझे कोई खाना वेस्ट नहीं चाहिए। उन्हें स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया गया था कि उन्हें निकिता की बात माननी चाहिए। बस सिद्धार्थ सर की वाइफ है तो उन्हें थोड़ी ना मरना है। सेफ ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने कहा, जी मैडम। फिर निकिता उसे जो पसंद आया खाने लगी और पूछी, सिद्धार्थ कहाँ है? सेफ ने कहा, सर का ब्रेकफास्ट हो गया, वे बाहर गए हुए हैं। निकिता ब्रेकफास्ट करके सोफे पर आकर बैठ गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये लोग तो उसे बाहर जाने तो नहीं दे रहे थे। फिर वह उठकर बाहर लॉन की तरफ आने लगी। उसके पीछे रूबी थी, 10 कदम के पीछे बनाकर उसके साथ चल रही थी। घर के सामने लॉन बहुत खूबसूरत थी। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। वह वॉक करने लगी तब उसकी नज़र एक बहुत खूबसूरत फूल पर पड़ी। जैसे ही वह हाथ लगाती इतने में रूबी 1 मिनट मैम कहकर आगे आई और उस फूल को तोड़कर निकिता के हाथ में दिया। निकिता ने हैरानी से पूछा, ये तुमने क्या किया? मैं सिर्फ देख रही थी। रूबी ने कहा, सॉरी मैम, मुझे लगा आप उस फूल को तोड़ना चाहती हैं। निकिता उसे देखकर हैरानी में बोली, सीरियसली? अगर मुझे तोड़ना था तो मैं खुद कर सकती हूँ। रूबी ने कहा, नहीं मैम, आप जो करना चाहते हैं आप मुझे कह सकते हैं। मैं आपको हर काम में मदद करना, यही मेरा काम है। निकिता अपना मुंह बनाकर, हे भगवान। निकिता आकर बेंच पर बैठ गई। उसने नजर घुमाकर देखा, हर जगह बॉडीगार्ड खड़े थे और वह लड़की निकिता के पीछे खड़ी थी। तब अचानक पता नहीं निकिता के मन में क्या आया, वह जोर से चीखते हुए बोली, साहब साहब। निकिता की चीख सुनकर सब अलर्ट हो गए। एक बॉडीगार्ड निकिता के पास आया और उसे अंदर ले गया। फिर उसे कमरे में छोड़कर कहा, मैम बाहर मत आइए, और रूबी को निकिता के साथ छोड़ दिया। फिर वे लोग सांप को ढूंढने में लग गए। उन्होंने एक बार भी निकिता से पूछा नहीं कि कहाँ देखा या सच में उसने देखा। कुछ नहीं, वह तो एकदम से काम पर लग गए। निकिता ये सब देखकर हैरान थी। निकिता खिड़की के पास खड़े होकर उन्हें देखने लगी। वे लोग बहुत सीरियसली सांप को ढूंढ रहे थे। पहले निकिता को लगा कुछ देर के लिए ढूंढेंगे, फिर कुछ मिनट बाद जब सांप नहीं मिलेगा तो चुप हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। पूरा 1 घंटा हो गया था, वह लोग फिर भी ढूंढ रहे थे। यह देखकर निकिता बाहर आने लगी। तब रूबी बोली, मैम प्लीज, अब तक सांप नहीं मिला है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन निकिता उसकी नहीं सुनी। वह बाहर आ गई और कहा, रुक जाओ। जो लोग सांप ढूंढ रहे थे उन्होंने कहा, मैम आप अंदर जाइए, हमें अभी तक सांप नहीं मिला है। और फिर से ढूंढने लगे। तब निकिता चीख पड़ी, मैंने झूठ कहा था, स्टॉप इट। निकिता की ये बात सुनकर वो लोग हैरानी में निकिता को देखने लगे। तब निकिता हड़बड़ाकर बोली, मेरा मतलब है हो सकता है वह सांप ना होकर कुछ और था, चूहा भी हो सकता है। यह सुनकर किसी ने भी एक शब्द भी नहीं कहा। वे लोग फिर से जाकर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। निकिता बेहद गुस्से में थी। वह सिद्धार्थ का इंतजार करते हुए हॉल में बैठी थी। जो अटेंशन वे लोग उसे दे रहे थे,
इन सबसे मैं परेशान हो गई थी। उसे कुछ भी करने नहीं दे रहे थे। करीब शाम के 7 बजे सिद्धार्थ घर आया और आते ही वह अपने कमरे में चला गया। निकिता सिद्धार्थ के कमरे में आई। सिद्धार्थ अपना कोट उतार रहा था। निकिता को देखकर उसने कोट ठीक करके उसकी तरफ मुड़ा। सिद्धार्थ कंफ्यूजन में उसे देखने लगा। तब नेक्स्ट पार्ट।